ना छोटे कपड़े पहने थे, ना आधी रात को घूमने निकली थी। पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल किया था, तो फिर कैसे किसी दरिंदे की नीयत फिसली थी? क्या सचमुच देश आज़ाद है? जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, उस देश को हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे भारत में बलात्कार के जो मामले हैं पूरे देश में, और खासकर कोलकाता के खतरनाक रेप और कत्ल के मामले में। अब तक 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हाल वैसा ही है जैसा निर्भया के समय 12 साल पहले था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घटनाएं ये क्यों होती हैं, इसके पीछे किसकी गलती होती हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए। आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो महाराष्ट्र में 4 साल की 2 बच्ची को स्कूल के ही क्लीनिंग स्टाफ द्वारा असॉल्ट किया गया। अगर आपने न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया या डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट में देखा होगा तो आपको पता होगा कि कोलकाता में जो घटना हुई है उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर कड़ी सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ये जग जाहिर है, संसद के नियमों को बनाने वाले नेताओं के ऊपर खुद न जाने कितने असॉल्ट केसेस दर्ज हैं। यह रिपोर्ट बनाते हुए भी मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हर 16 मिनट में भारत में एक रेप हो रहा है। इसका मतलब इस वीडियो को पूरा करने में अगर मुझे 4 दिन लगे तो किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई लड़की उतने समय में अपने इज्जत बचाने के लिए चीख और चिल्ला रही होगी। वैसे तो हम अपने देश की संस्कृति सभ्यता पर नाज करते हैं, लेकिन कोलकाता कांड के बाद पिछले 10 दिनों में यहाँ पर क्या क्या हुआ है उसे जानकर शायद आप भी सोचेंगे कि हमारे पास घमंड करने जैसा कुछ नहीं है। पिछले 10 दिनों में कलकत्ता में इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें सीबीआई द्वारा आरोपी संजय का नार्को टेस्ट करवा लिया गया। डॉक्टर्स के लिए नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई जाएंगी जो हॉस्पिटल में सुरक्षा की जांच करेंगी और नए नियमों को बनाएंगी, जिससे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है और डॉक्टर हैं, स्पेशली वो डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी में रहते हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। देश भर में इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं। संजय रॉय पर पहले भी असॉल्ट के आरोप लगे हैं और इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्ति खुद पुलिस से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, रिनोवेशन के नाम पर उस विंग में जिस विंग में घटना हुई है उस हिस्से में तोड़फोड़ की गई ताकि शायद सबूतों से छेड़छाड़ हो सके। 14 अगस्त की जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रही थी उसे रोकने के लिए कई सारे गुंडे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं ताकि वो वहां पर तोड़फोड़ कर सकें। क्या आप जानते हैं कि जिस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यह घटना हुई थी, उन्हीं 24 घंटे में कितनी घटना हुई हैं? 9 अगस्त को यह मामला सामने आया और 10 अगस्त तक ही 4 रेप के मामले न्यूज़ में आ चुके थे। मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ रिपोर्टेड मामले हैं, मतलब ये कि जिस केसेस की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मामले वो हैं जो न्यूज़ में आए हैं। भारत में हर 8 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ यौन अपराध होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक और पूरी दुनिया इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार थी, वहीं कितने दरिंदे अभी भी भारत में घूम रहे थे। इस रिपोर्ट में मैंने पिछले 21 दिनों में गंभीर रेप और गैंग रेप के केसेस लिए हैं। 9 अगस्त उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप किया गया और उससे बेरहमी से मार दिया गया। उसका शरीर उसी रात मिला जिस रात कोलकाता डॉक्टर के साथ क्रूर घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी 14 अगस्त को गिरफ्तार तो हुआ, पर अभी भी उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 8 और 9 अगस्त के बीच 13 साल की लड़की के साथ उसके ही पिता ने रेप किया। इस घटना की रिपोर्ट 15 अगस्त को दर्ज करवाई गई। लड़की का कहना था कि इसके 2 दिन बाद उसकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए उसने शिकायत देर से दर्ज कराई। यह घटना अमेठी उत्तर प्रदेश की है। 12 अगस्त को एक सरकारी कर्मचारी ने 6 साल की दलित लड़की के साथ रेप किया और उसे किसी को न बताने की धमकी भी दी। 12 अगस्त को उत्तराखंड में एक टीनेजर के साथ उसी के बस ड्राइवर और कंडक्टर और अन्य लोगों ने गैंग रेप किया। लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके साथ 5 से ज़्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। 12 अगस्त को ही एक 14 साल की बच्ची को बिहार मुजफ्फरनगर में गैंग रेप का शिकार
बनाया गया। उस लड़की ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस गुस्से में उसे किडनैप किया और उसके साथ गैंग रेप करवाया गया और उसकी हत्या कर उसका शव उसी के गांव के बाहर फेंक दिया गया। उस लड़की की गर्दन, सिर और हाथ पर जख्म के निशान थे। यहाँ जातिवाद का मामला सामने आया था। पंजाब में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है। गुस्से में आए गर्लफ्रेंड के परिवार वाले उस व्यक्ति की बहन को उठाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। यह घटना 1 मई को हुई थी और इसका वीडियो भी बनाया गया था। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसे 11 अगस्त को इसकी शिकायत पुलिस में करने की हिम्मत आई और उसने 11 अगस्त को इसकी शिकायत की। 14 अगस्त को तमिलनाडु में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। ऐसा करने वाले उसके दोस्त ही थे और यह घटना उसके घर के पास ही हुई थी। 14 अगस्त को ही मुंबई के साकिनाका इलाके में 3 साल की एक बच्ची का 9वीं क्लास के एक पढ़ने वाले व्यक्ति या यूं कहूँ एक बच्चे ने रेप किया। 14 अगस्त को उड़ीसा में एक रेसिडेंस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उस पर 2 मरीजों को अस्पताल में ही रेप करने का आरोप था। यह घटना SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की है। 14 अगस्त को ही सिरोही से एक घटना सामने आई जहां 63 साल की विधवा महिला के साथ गैंग रेप किया गया। यह घटना आबू रोड के पास हुई। महिला के घर में लूटपाट भी की गई। और 15 अगस्त की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 नाबालिग युवकों ने रेप किया। 16 अगस्त को बलिया में 11 साल की एक लड़की के साथ रेप किया गया। उसका वीडियो बनाया गया और फिर उसे वायरल भी कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। 16 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही घर के अंदर रेप किया गया। आरोपी उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। 17 अगस्त को सोनभद्र में 14 साल की रेप विक्टिम की मौत हो गई। उसके साथ उसके ही टीचर ने पिछले साल दिसंबर में रेप किया था। 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ 69 साल के एक वृद्ध आदमी ने बलात्कार किया। 18 अगस्त को जोधपुर राजस्थान में कचरा उठाने वाले एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी को अगवा कर उसका रेप कर दिया गया। 18 अगस्त को ही बेंगलुरु में 22 साल की एक लड़की के साथ रेप किया गया। वह पार्टी से वापस आ रहे थे और उसने एक बाइकर से लिफ्ट मांगी थी। उस बाइकर ने ही उसका रेप कर दिया। 18 अगस्त को ही मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर द्वारा दलित नर्स का रेप किया गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एक अन्य नर्स और वार्ड बॉय ने मिलकर जबरदस्ती उस नर्स को डॉक्टर के रूम में पहुंचाया था। 18 अगस्त को ही लुधियाना में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया और 18 अगस्त को ही दिल्ली में एक 22 साल के युवक ने किराएदार की 11 साल की लड़की के साथ रेप किया। आरोपी ने लड़की को टीवी देखने के बहाने लालच देकर घर बुलाया था। 18 अगस्त को ही एक नाबालिग लड़की के साथ आंध्र प्रदेश में रेप किया गया और उसे टॉर्चर किया गया। ऐसा करने वाला आरोपी उससे प्यार के नाम पर झांसा दे रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज भारत में एवरेज 86 रेप के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। हर 16 मिनट में एक रेप के साथ भारत में रेप और सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस एवरेज के मुताबिक हर महीने 2580 से लेकर 2666 रेप होते हैं। ऐसे में साल भर में 31,390 रेप के मामले सामने आते हैं। यह रिपोर्टेड मामले हैं और इनके अलावा ऐसे कई सारे मामले होंगे जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। बलात्कार के पीछे की वजह सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर बलात्कार के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है। गलत मानसिकता और पितृसत्ता। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो महिलाओं को पुरुषों से कम तर समझती हैं। पितृसत्तात्मक सोच। जहां पुरुष खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, वहीं सोच महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देती है। इस मानसिकता को बदलने की सख्त ज़रूरत है। दूसरा, शिक्षा की कमी। हमारे समाज में अभी भी सही शिक्षा और संस्कारों की कमी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर आप प्रॉपर एजुकेटेड हैं तो आपने शिक्षा की कमी दूर कर ली है, लेकिन नहीं। जहां एक तरफ उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा का अभाव है। तीसरा, पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री।
इंटरनेट के इस युग में अश्लील सामग्री की पहुंच बहुत आसान हो गई है। इससे लोग यथार्थ और कल्पना में अंतर नहीं समझ पाते और महिलाओं के प्रति उनकी सोच विकृत हो जाती है। चौथा, कानून और प्रशासन की लापरवाही। कई बार देखा गया है कि बलात्कार के मामलों में दोषियों को समय पर सजा नहीं मिलने और न्याय नहीं मिलने के में देरी और अपर्याप्त सजा अपराधियों को और भी निडर बना सकती है। यही वजह है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर हम इन अपराधियों को इनकी सज़ा देते रहें या यूँ कहें कि जल्दी से जल्दी सज़ा दिलवाएं, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति इस अपराध को करने के बारे में सोच सकता है वो ऐसा ना करे। बलात्कार के मामलों में अक्सर समाज पीड़िता को ही दोषी ठहराते हैं, कोशिश करता है कि पीड़िता के ऊपर ही उसका भार रख दिया जाए, यानी कि उसे बोल दिया जाए कि वो रात को निकली थी इसलिए उसका बलात्कार हो गया, और उसे बोल दिया जाए कि वो छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उसका बलात्कार हो गया है, वो एक मॉडर्न लाइफ जीती है इस वजह से उसका बलात्कार हुआ है। लेकिन वास्तविक दोषी कौन है? अपराधी की विकृत मानसिकता। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वह व्यक्ति जिसने यह जघन्य अपराध किया है। उसकी सोच, उसकी हरकतें और उसकी विकृत मानसिकता ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, परिवार और समाज। हमें यह मानना होगा कि समाज और परिवार भी कहीं ना कहीं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जब हम अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाते हैं, जब हम लड़कियों को कमज़ोर और लड़कों को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपराध को बढ़ावा देते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके घर एक दरिंदा इस तरह की सोच रखता है कि लड़की को रात को नहीं निकालना चाहिए, या वह लड़की के छोटे कपड़े पर देखकर टिप्पणी देता है, तो आप अपने घर में उस लड़के को निकलने से रोकें, क्योंकि ऐसे दरिंदे घर में बंद रखने चाहिए। तीसरा, कानून और प्रशासन। हमारी न्याय व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही भी इन मामलों को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। समय पर सजा ना मिलना, न्याय में देरी और कानूनी खामियों के अपराधियों को और हिम्मत देती है। क्या हमें नहीं आनी चाहिए शर्म? बतौर समाज हम फेल हो रहे हैं। मैं खुद इस बात को लेकर शर्मिंदा हूँ कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जो अपनी बेटियों को ज़िंदगी नहीं दे पाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे के बीच हम बेटी की सुरक्षा करना भूल गए हैं। हमारे यहाँ बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार होते हैं ये आप किसी से छुपा नहीं है। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हम अपनी बेटियों को एक ऐसे माहौल में भी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं जहां वो सुरक्षित नहीं है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक। अगर यहाँ नारी रक्षा नहीं हो सकती तो मेरा भारत महान नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर इसे रोका कैसे जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और कानूनी स्तर पर कदम उठाने होंगे। शिक्षा और जागरूकता। सबसे पहले हमें अपने पूरे समाज में सही शिक्षा का प्रचार करना होगा। हमें बच्चों को शुरुआत से ही नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा देनी होगी ताकि वे महिलाओं का सम्मान करना सीखें। साथ ही महिलाओं को भी आत्मरक्षा और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। दूसरा, कानून में सुधार। बलात्कार के मामलों में तेजी से और सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार को कानून में सुधार करना चाहिए ताकि न्याय में देरी ना हो सके और ऐसे मामलों की जांच और भी अधिक सावधानी और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका। मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नकारात्मक खबरों की बजाय सही और सकारात्मक जानकारी को प्रचारित करना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही जानकारी का प्रसार करना होगा। चौथा, लड़कों को सिखाना चाहिए। बचपन से ही लड़कों को यह सिखाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करें। उन्हें यह समझाना चाहिए कि महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करें और उन्हें किसी भी रूप में कमतर ना समझें। इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लें और समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हों। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस तरह के टॉपिक पर और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।